आईपीएल जो है एक तरीके से सिर्फ प्लेयर्स का गेम नहीं है। यह टीम कंस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा पिरोया हुआ एक माला है, जिसमें अगर आपने जिस टीम को सही तरीके से उस काम को अगर कर दिया तो वो चीज़ आपको सामने दिख जाती है। और ऑक्शन टेबल सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके डिसीजन को सबसे बेस्ट तरीके से देखा जाता है। वो मे के प्रेशर मैचेस में जब बाहर होते हैं, जब लेटर एंड ऑफ द टेबल का मैच शुरू होता है, तो वहाँ पे वो प्रेशर क्लियरली विजिबल हो जाता है। आईपीएल 2026 ने एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दी है कि कुछ टीम्स दे आर बिल्डिंग द स्क्वाड फॉर द हाइलाइट्स एंड देयर आर सम टीम्स हु आर बिल्डिंग द स्क्वाड फॉर द ट्रॉफीज। अब जैसे गुजरात टाइटंस को हम देखें, परफेक्ट मशीन, बट एक तरीके से स्ट्रक्चरल लेवल पे बहुत उस पर काम किया गया है, टॉप ऑर्डर हैवी किया गया है, बॉलर्स अच्छे लाए गए हैं, बट एक आपका ब्रोकन गियर है जो आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जीटी का जो खेलने का तरीका है वो बहुत पुराना हो चुका है। उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है कि अगर डैमेज कंट्रोल करना होता है तो उनके पास कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म नहीं है, जिसकी वजह से आप ऐसे डाउनफॉल्स देखते हैं। अब जैसे टॉप ऑर्डर को ले लेते हैं, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर। बॉलिंग में आपके पास सिराज हैं, रबाड़ा है, राशिद खान है, होल्डर है, प्रसिद्ध कृष्णा है। मतलब अगर आप देखें टेक्निकली तो अहमदाबाद के पिचेस के लिए बहुत परफेक्ट एक लिटरली टेलर्ड स्क्वाड है। लेकिन बट प्रॉब्लम क्या है कि जीटी एक डेंजरस अजम्पशन ले लेती है कि उनका टॉप ऑर्डर इतना हैवी है, जो कि है भी। मतलब गिल और सुदर्शन ने तो कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं डिविलियर्स और कोहली के भी, कि ओपनिंग पार्टनरशिप को लेके कि सबसे मतलब पार्टनरशिप को लेके सबसे ज़्यादा रन एक साथ बनाए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर फैफ डुप्लेसी को और गायकवाड़ को भी नहीं छोड़े, तो मतलब फैफ डुप्लेसी को अगर सीएसके नहीं छोड़ती तो उन दोनों का भी कुछ ऐसा सिमिलर सा रिकॉर्ड हमें देखने को मिल जाता। पर जब हम अपने पॉइंट पे आएँ और उसका अगर हम एक तरीके से मूल्यांकन करने का प्रयास करें, तो एक डेंजरस एजम्पशन यहाँ पे क्या है कि आपने ये एज्यूम कर लिया कि आपकी जो टॉप ऑर्डर है जो है वो हमेशा आपको रेस्क्यू कर देगी। और प्रॉब्लम ये है कि वही आपकी वजह बन जाएगी डाउनफॉल की। जो अच्छी टीम्स हैं ना, वो हमेशा कोशिश करती हैं कि अपने टीम्स को पैचेस में अच्छा क्रिएट करने के लिए। मतलब कि अगर मुझे टॉप ऑर्डर हैवी बनाना है, मेरा मिडिल ऑर्डर क्या है और मेरा बॉलिंग लाइनअप कैसा होगा, किस पिचेस के हिसाब से होगा। मुझे लगता है जीटी अपने विजुअल पॉइंट से बहुत काम की है, बॉलिंग अटैक पे बहुत काम किया है। देर इज़ ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप ऑर्डर कंसिस्टेंसी दैट वी हैव सीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट मिडिल ओवर जो है, जो मिडिल ऑर्डर है, वहाँ पे वो रन लीक नहीं कर पाते हैं। और जब वहाँ पे रन लीक नहीं होते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि एक कलेक्टिव फेलियर्स आपको दिखते हैं वहाँ पे। टेक्निकली अगर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि उनके मिडिल ऑर्डर में मुश्किल से एक हाफ सेंचुरी आई होगी। उनके लिए एक बैट्समैन डेविड मिलर अच्छा कर रहे थे तो उनको उन्होंने लेट डाउन कर दिया। आप चाहे राहुल तेवतिया को ले लीजिए, चाहे शाहरुख खान को ले लीजिए, चाहे ग्लेन फिलिप्स को ले लीजिए, ये नेम्स फिनिशिंग का फियर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह बनती है कि अगर आप टॉप ऑर्डर को किसी तरह से डिसमेंटल कर दें तो जीटी की इनिंग्स पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है और एक्सपोज भी हो जाती है। आप राहुल तेवतिया, शाहरुख खान और ग्लेन फिलिप्स को लेके किसी भी फॉर्मेटिव लेवल पे अगर आप देखें उनके रिकॉर्ड को, क्या उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिस पे आप उनको ऐसा टारगेट या ऐसा मैचअप दे पाएँ जहाँ पे वो अपने सिंगल हैंडेडली मैच क्रिएट किए हैं। राहुल तेवतिया को भी ऐसा मैच क्रिएट किए वो सालों हो गए। शाहरुख खान पंजाब के बाद एक मैच खेले थे जिसमें उन्होंने अच्छा किया, तो उसके बाद मुझे याद नहीं है कि एक 50 रन उन्होंने 2022 या 23 में बनाए थे, जिसके बेसिस पर उन्होंने मैच जिताया था। ग्लेन फिलिप्स नन ऑफ अ प्लेयर, जो मतलब नथिंग गुड ऑफ अ प्लेयर समझ में नहीं आता है मुझे। मतलब आप अपनी फील्डिंग के दम पे कैसे मैचेस जिता सकते हैं। मतलब ग्लेन फिलिप्स का ये हाई टाइम है कि वो आईपीएल जैसे फॉर्मेट में अच्छा करके दिखाए, नहीं तो वो बाहर बैठाए जाए, क्योंकि वो बॉलिंग उनकी काम आती नहीं है। उनकी बैटिंग किसी लेवल की है नहीं कि वो प्रेशर सिचुएशन में अपनी टीम को निकाल पाएँ। तो फिर आप टेक्निकली एक टीम पे बर्डन बन जाते हैं। तो जीटी के पास एक बहुत अच्छा स्पॉट था बीच में, वो था डेविड मिलर का। डेविड मिलर को उन्होंने लूज़ कर दिया। अब उसको लूज़ करने से क्या हुआ कि डेविड मिलर जो है वो एक प्रूवन रिकॉर्डेड आदमी है। उस आदमी ने अपने साल दर साल अपने रिकॉर्ड्स को प्रूव किया है। उन्होंने चीज़ों को अच्छे तरीके से कैटर करके बताया है कि वो कितने अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हो सकते हैं, क्लच प्लेयर है वो। चाहे अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए ले लीजिए, चाहे अपनी आईपीएल टीम के लिए ले लीजिए, चाहे पहले वो पंजाब में ही थे जब वो और मैक्सवेल के ऊपर पूरा दारोमदार था, और फिर बीच में 22 से 23 में उन्होंने वो सारे काम किए फिनिशिंग ऑर्डर के रूप में, जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को क्वेश्चन मिलता था कि वो 4 नंबर पर बैटिंग कर पाएँ। और यही वजह बनती थी कि जीटी जैसी टीम ऊपर से भी तो फायर रिकॉर्ड अपना क्रिएट करती थी, और वो नीचे से भी अपना फायर जो स्ट्रेंथ है वो कुशन क्रिएट करके चलती थी कि अच्छा नीचे भी वो मैनेज कर सकते हैं। मिलर और पंड्या जैसे लोग, फिर राहुल तेवतिया आते थे।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो आपको ये जब आप किसी भी तरीके की टीम बनाने होते हैं तो आपको ये स्वॉट एनालिसिस करना होता है कि आपका कौन सा खिलाड़ी किस लेवल पे हमें क्या लेवरेज कर पाएगा। डेविड मिलर जैसे खिलाड़ी को ना करना ओवर राहुल तेवतिया, शाहरुख खान या ग्लेन फिलिप्स, इट इज़ अ ब्लंडर मिस्टेक बाय जीटी। और किस लेवल पे उन्होंने उस चीज़ को लेट गो होने दिया, मुझे मेरे समझ के परे है वो। बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेविड मिलर जो अभी दिल्ली कैपिटल्स में करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अगर गुजरात में होते तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते, क्योंकि कुशन ऊपर से बहुत अच्छा होता। दिल्ली कैपिटल्स के पास वो ऊपर का वाला कुशन भी नहीं है, राहुल को छोड़ दे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो भी कंसिस्टेंसी टॉप ऑर्डर में है नहीं दिल्ली कैपिटल्स के लिए, तो बार बार जो प्रेशर आ जा रहा है वो हमेशा मिलर के पास आ जा रहा था। अब वो दिल्ली कैपिटल्स वाला मैच अगर आपको याद हो, जहाँ पे 1 रन से जो उन्होंने नहीं लिया और फिर 1 रन से हार गई दिल्ली कैपिटल्स, वो मैच पूरा बनाया हुआ था डेविड मिलर का। मतलब डेविड मिलर एक प्रूवन आदमी है जो आपको हर साल एक नहीं से कम 2 मैच तो आपको अपने दम पे बल जिता के देगा, और ऐसे खिलाड़ी को आपने छोड़ने दिया, आपने जाने दिया। तो मुझे लगता है कि इवन इफ अभी वो पहुंच गए हैं, क्वालिफायर 2 खेलेंगे आरआर के साथ आज वाले मैच के बाद, पर मुझे लगता है कि अगर आप मतलब खुदा का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे अगर जीटी फाइनल्स पे चली गई, पर दे डोंट डिज़र्व टू बी टू गेट इनटू द फाइनल्स। बहुत सारे स्ट्रक्चरल लेवल पे उनकी मिस्टेक्स हैं जो सही नहीं हो पाते हैं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जीटी के साथ, कि जो बॉलिंग है उनकी वो इतनी फॉर्मेडेबल लेवल पे ख़राब हो गई है कि आपको उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके जो 5 बॉलर्स हैं वो 5 एक तरीके के बॉलर्स हैं। मतलब कि अगर पिच में अच्छा बाउंस है, एक अच्छा पेस है, तो बहुत अच्छे से वो लोग उस पेस का, उस बाउंस का उपयोग कर सकते हैं और अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। पर प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, चाहे रबाड़ा हो गए, चाहे सिराज हो गए, इनके पास कोई शार्प लेज़र गाइडेड यॉर्कर्स हो गए, या फॉर दैट मैटर कटर्स हो गए, स्लोअर वंस हो गए, जो T20 में वेरिएशंस के रूप में आपको चाहिए होता है जब पिच आपको सपोर्ट ना कर रही हो, तो वो चीज़ उनके पास नहीं है मुझे लगता है। और जिसकी वजह से वो सफ़र भी कर रहे हैं कि अगर जहाँ भी पिच उनको सपोर्ट करती है वहाँ पे वो अच्छा करते हैं, पर जहाँ उनको पिच नहीं सपोर्ट कर पा रही है उनके बॉलर 50-50 रन पे जा रहे हैं। और यही पिछले आरसीबी वाले मैच में हुआ कि जहाँ पे पिच उनको सपोर्ट नहीं कर पाई, एक रनर ट्रैकर हो गया जहाँ पे आपको कुछ वेरिएशंस लाने पड़ेंगे, आपको कुछ बैट्समैन को डिसीव करना पड़ेगा, कुछ और एंगल्स से बॉल को चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, फील्डर को थोड़ा इन लेना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी बॉलिंग में ब्लफ करने का प्रयास करना होगा। तो आपको बहुत कम दिखता है, चाहे सिराज हो गए, चाहे रबाड़ा हो गए, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, फॉर दैट मैटर, चाहे होल्डर एक ऐसे बॉलर हैं जो थोड़ा बहुत करते भी हैं, पर उनकी भी ऑल ओवर द परफॉर्मेंस दिखती नहीं उस लेवल पे जो दिखनी चाहिए, कि वो एक ऐसे इंसान नहीं है जो अपने लेवल पे बॉलिंग से आपको मैच जिता के दे देंगे। तो कम से कम ऐसे 2-3 बॉलर चाहिए, 2 बॉलर तो एटलीस्ट चाहिए जो आपको मिड इनिंग्स में आपको मैच क्रिएट करके देते हैं। तो टेक्निकली क्रिकेट में किसी भी तरीके की ना सीलिंग से काम नहीं चलता है, आपको कुशनिंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, जो जीटी के पास अब नहीं है, जो पहले था 2022 और 23 तक। इंडिविजुअल ब्रिलियंस और परफॉर्मेंस पे अगर वो फाइनल में पहुंच भी गए तो वो अलग बात है, बट मुझे लगता है कि आरआर और आरसीबी का फाइनल होना चाहिए। अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के साथ वो बेसिक प्रॉब्लम यही है जो आरआर के साथ भी कई सारे लोग कह रहे थे कि वो पावर प्ले में मॉन्स्टर है। एसआरएच ने आईपीएल 2026 का सबसे टेरिफाइंग टॉप 3 बनाया हुआ है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये लोग पावर प्ले को बैटिंग प्रैक्टिस बना देते हैं टेक्निकली पूरी तरीके से। 400 रन प्लस तीनों के हो चुके हैं, 6 विन अप इन अराउंड 7 मैचेस, एक्सप्लोसिव क्रिकेट। बट अब यहाँ आप देखेंगे, अगर हर एग्रेसिव फिलॉसफी का एक पॉइंट ज़रूर होता है, और एसआरएच का वीक पॉइंट उनकी मूवमेंट पिचेज में। जैसे ही अहमदाबाद जैसी सीम फ्रेंडली कंडीशंस आती हैं, या जहाँ पे आपको सीमर्स को अच्छा एक सपोर्ट मिलने लगता है, तो एसआरएच का जो ऑल आउट अटैक मॉडल है वो एकदम से अनस्टेबल लगने लगता है। उसके पास स्ट्रक्चर नहीं दिखते हैं, उनके पास कुशनिंग अगेन नहीं है कि वो किस तरह से मैच को क्रिएट या कॉशन कर पाएँ, या किस तरह से डैमेज कंट्रोल कर पाएँ। अब अगर उनकी विजुअल पॉइंट्स देखिए, उस पर तो उन्होंने बहुत काम किया है। टॉप 3 कैरिड, टेक्निकली दे कैरिड द होल बैटिंग लाइनअप. Middle order remained very untested because you see Klaasen was something who was being phenomenal this season, and that is why they have came to the finals, came to the power plays. But again, the over aggressiveness of the power play technically was putting a lot of pressure on Klaasen.
जो ये बताता है पूरी तरीके से कि आपको अपने मैच को ना टेम्पलेट को समझना पड़ेगा कि आप किस पिच पे खेल रहे हो और पिच पे आपको किस तरीके की मोमेंटम आपको चाहिए होगी, या किस तरीके की बैटिंग कंडीशंस के लिए आपकी बैटिंग को क्या ट्विक करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो चीज़ चैनलाइज हो पाए जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। कभी कभार शुरू में पिच स्लो नहीं होती है, आपको टेस्ट करना पड़ता है कि अच्छा हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल बाउंस हो थोड़ा सा, मुझे थोड़े से यहाँ पे कटर्स को देखने पड़ेंगे कि किस तरह से बाउंस हो रहे हैं। कभी कभार कुछ यॉर्कर्स और कटर्स जो होते हैं किसी किसी पिच पे अलग तरीके से बाउंस करके भी आते हैं। तो बहुत सारी बॉलिंग कंडीशंस को समझ लेना बहुत आसान नहीं होता कि अगर आपने हाथ से बॉलर को पढ़ लिया तो आप समझ गए हर चीज़, वो बड़ी बात नहीं होती। आपको पिच को टेस्ट करना पड़ेगा, आपको पिच को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पिच को नहीं पकड़ेंगे तो बस आप बॉलर को पकड़ ले रहे हैं उससे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि कभी बार हो सकता है कि आपने पकड़ लिया कि बॉल स्लो आने वाली है, पर वो जो पिच का वेरिएबल बाउंस है वो हो सकता है बॉल थोड़ी चढ़ के आ जाए, बॉल थोड़ी लेट आ जाए, हाँ नीचे रह जाए। तो वो चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास इनफ एक्सपीरियंस हो जाए कि आपको किस तरह से वो मैच को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वो हमेशा प्रॉब्लम खाते हैं, और ये प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह ये बनती है कि आप इनिशियली जो आपका मेन क्लंच है ऊपर, जो मेरा मेन क्रंच है ऊपर, वही लूज़ हो जाता है, तो नीचे के पास बहुत प्रेशर आ जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने कोई प्रूवन रिकॉर्ड पूरी तरीके से नहीं दिखाया जहाँ पे वो, ऑल्दो आई जेन्युइनली फील कि ही इज़ इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी ही इज़ फार मोर टैलेंटेड देन हार्दिक पांड्या। आई मीन हार्दिक पांड्या इज़ best because he has a different mindset altogether. He has a beast mindset, which lets him do things that are very miraculously good and well. But in terms of technicality, Nitish Kumar Reddy suits much more than Hardik Pandya. बट वो चीज़ उस लेवल पे परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी क्योंकि जब तक वो माइंडसेट नहीं हार्दिक पांड्या वाला क्रिएट हो पाएगा। तो हार्दिक पांड्या इज़ हार्दिक पांड्या बिकॉज ऑफ हिज माइंडसेट। आई मीन बोथ द ब्रदर्स, इवन फॉर दैट मैटर कुणाल पांड्या एज वेल, ही वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, ही नोज व्हाट ही हैज़ टू डू, ही कैनॉट बी सिटिंग आइडली वेटिंग फॉर समथिंग एट द बैटर विल डू रॉन्ग, ही विल रादर पुट हिमसेल्फ इन टू सिचुएशन कि मैं अब क्या अलग कर सकता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह की कुछ भावनाओं को अगर आप देखना है, समझना है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान देनी होगी कि बीच का जो मिडिल ऑर्डर है वो अगेन टेस्टेड नहीं है, उनके पास कोई प्रूवन खिलाड़ी नहीं है जो उस तरीके की मैच क्रिएट कर पाएगा। सलील अरोड़ा हैं जो कि बहुत वो अच्छे छक्के लगाते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, पर अगेन वो उस तरीके का जो विराट कोहली ने बहुत अच्छी बात भी कही थी कि छक्का मारना आज के टाइम पे या आज के लेवल पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छक्का कोई भी मार सकता है। पर अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, छक्का मारने के साथ ये भी देखा जाएगा कि कौन प्रेशर सिचुएशन में मैच को खींच के जिता सकता है, या किसने किस कंडीशन को कौन अच्छी तरीके से पकड़ पा रहा है। जैसे मैंने आपको बात बताई कि अगर हो सकता है आप अच्छे दिन पे आप बॉलर को पकड़ ले रहे हो कि अच्छा ठीक है ये स्लोअर बॉल आने वाली है, कटर्स आने वाले हैं, सही एंगल इतना बाहर जा रहा है, पर जब तक आपकी माइंड ट्रेन नहीं होगी इस तरीके पे कि आप ये भी पिच को भी गैदर कर पाओ कि ठीक है इस बॉल का क्या लेंथ होगा, क्या लाइन होगा, उस बेसिस पे हो सकता है वेरिएबल बाउंस मुझे मिल जाए पिच पे, नहीं पता कि बॉल की किस स्तर पे चढ़ने वाली है। आपका जो मसल मेमोरी है वो हो सकता है वो कुछ 15 इंच की बॉल को टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, पर हो सकता है वो 18 इंच पर टेक ऑफ कर पाए। और क्रिकेट जो है वो इंचेस का खेल है, 1 इंच इधर उधर हुआ और आपकी टाइमिंग ख़राब हो गई, और आप जो शॉट एक अच्छा क्लासिकल ओवर द कवर छक्का लग सकता था वो एक बहुत क्रॉस बैटेड और एक तरीके से अनप्लान्ड शॉट दिख सकता है, वो बहुत अगली शॉट दिख सकता है, क्योंकि अंतर हो जाता है वो 1 इंच या 1 सेकंड की गैप की वजह से। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और SRH ने अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी लेने का कोशिश नहीं किया है। प्रॉब्लम ये है जो माइंडसेट से पैट कमिंस खिलाना चाहते हैं अपनी टीम को, उस माइंडसेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इवेंचुअली आपको उसका जो रिपरकशन है वो बहुत हैवी पे करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास नीचे कोई कुशन नहीं है जिसकी वजह से आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाओ उस लेवल पे। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो फिर भी आपके पास एक कुशन है, तो भी आप एक उसके ऊपर टीम का मोमेंटम बना सकते हो। पर अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हो, जब आप चेस कर रहे हो, यू कैन नॉट गो फ्रॉम बॉल वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ अ पिच इज, और मे बी यू हैव सीन द बैटिंग ऑफ अदर साइड इन द फर्स्ट इनिंग, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ें गैदर कर सकते हो और मे बी आप थोड़ा अपना टाइम ले सकते हो। क्योंकि अगर ऊपर के टीम में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो बीच में क्वेश्चन नहीं है, बीच में आपने वो टीम वैसे बनाई नहीं। और आप देखें GT हुई, SRH हुई, मॉडल बहुत डिफरेंट है, पर वो दोनों टीम्स हैविली रिलाइड है अपने टॉप ऑर्डर पे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होता है कि किसी भी तरीके का, चाहे GT थोड़ी समझदारी वाला क्रिकेट भी खेलती है, विदर दे वेट एंड वॉच, दे कैरी देमसेल्व्स वेल देन SRH, बट SRH के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि उन्होंने भी एक टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं, GT भी एक टेम्पलेट फॉलो कर रही है, पर दोनों टीम्स के पास बीच में क्वेश्चन नहीं है। तो टेक्निकली जो प्लेयर्स को आप ऊपर से अंदेशा दे रहे हो कि आप टूट पड़ो,
वो बीच में जो कुशन देना चाहिए और उस पे फिर आपको बेस पे आपको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास मिडिल ऑर्डर के ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो हार्दिक पांड्या जैसे, जो बीच में मैच बनाना भी जानते हैं पोटेंशियली। आई एम सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या ने कोई अभी रिसेंटली मैच करके दिखाया, बट प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या नोज हाउ टू डिफेंड एंड एक्सेलरेट एट द सेम टाइम। तो आपके पास ऐसे बीच में खिलाड़ी बहुत सारे होने चाहिए जिसकी वजह से ऊपर वाले जो हैं वो कुशन को क्रिएट भी कर पाएँ, और अगर नहीं है तो इस बात को समझ पाएँ कि अगर हम नहीं कर सकते हैं तो किस तरह से मोमेंटम हमें क्रिएट करना है आने वाले टाइम में। कि अगर मुझे 10 ओवर में अगर मुझे 5-5 ओवर में डिवाइड करते तो 3 ओवर में मैं ये या 2 ओवर में मैं ये देखूँगा कि बॉल की वेरिएबल बाउंसेस कितनी हैं, तो उसके हिसाब से हिट करने की कोशिश करूँगा। और कभी कभार हो सकता है कि शुरुआत के ओवर में बॉलर्स बस अपनी लेंथ ट्राई कर रहे होते हैं, वो भी समझ रहे होते हैं कि किस लाइन पे बॉल करना सही रहेगा, मे बी आप वहाँ चांसेस ले सकते हैं। बट जब जैसे जैसे थोड़ा सा स्लो होती है 6 ओवर के बाद, तो आपको अपने ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा लेनी पड़ेगी अगर आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। और सेकंड बैटिंग में एसआरएच ने सबसे ज़्यादा अपने पॉइंट्स लूज़ किए हैं टेक्निकली, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। अब बहुत बात हो गई एसआरएच पे, मतलब इससे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो दिल्ली कैपिटल्स जो है एक तरीके से आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फ्रेंचाइज बन के रह गया है। तो टेक्निकली जो दिल्ली कैपिटल्स हैं, प्रॉब्लम प्लेयर्स की कभी नहीं है। उनके पास केएल राहुल था, उनके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, उनके पास कुलदीप हैं, उनके पास मिलर हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स का अभी तक हमें कोई टेम्पलेट नहीं समझ में आया है कि वो अपने प्लेयर्स को किस टेम्पलेट पे बैटिंग करने को भेजते हैं। एक फ्रेंचाइजी तब सक्सेसफुल होती है जब उसको पता हो कि वो बनना क्या चाहती है। डीसी को खुद नहीं पता है कि वो करना क्या चाहते हैं। मतलब विजुअल पॉइंट्स उनके पास अगेन सारे हैं कि 5th कंसेक्यूटिव प्लेऑफ मिस हो गया, डुअल ओनरशिप का ये जो कन्फ्यूजन है 2-2 साल में बदलना, फिर उसके बाद से प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट का क्रिएट करना। अब कह रहे हैं ऋषभ पंत को शायद वापस ट्रेड इन किया जाएगा। देयर इज़ नो कंट्रोल कि आप दिल्ली पे पिच कैसी बनाना चाहते हो, उस पिच पे आप खेलना कैसे चाहते हो, उस पिच को लेके जैसा आप पिच बनाओगे उसको लेके अपनी टीम सिलेक्शन कैसे करते हो। तो टेक्निकली आपके पास कोई प्लान ही नहीं है कि मतलब आप किस प्लान पे अपनी फ्रेंचाइजी को क्रिएट करना चाहते हो। उन प्लेयर का जो लॉन्ग टर्म विजन होता है कि ये ठीक है, ये मेरे 3 खिलाड़ी हैं जो मुझे अगले 3 साल या 4 साल मुझे कुछ पे ऑफ करके देंगे, तो वो कुछ दिखता नहीं है कि आपका पिच क्या है, आप किस तरह की बैटिंग पाइल बनाना चाहते हो, बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस कैसे बनाना चाहते हो, क्या आपका रोल है, डेजिग्नेशन है कि आप पिच क्यूरेटर से कैसी बातें कर रहे हो। सबसे बुरी चीज़ है दिल्ली कैपिटल्स के साथ, जो कि ओनर कन्फ्यूजन के साथ भी आता है, कि दे हैव अ वेरी पुअर रिटेंशन हिस्ट्री, दैट दे डू नॉट इन्वेस्ट इन प्लेयर्स, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ऋषभ पंत वॉज द एस for them, he was the only one who was doing well for them apart from Shreyas Iyer. No, so they left Shreyas Iyer, मतलब श्रेयस अय्यर को लीव कर देना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, फिर ऋषभ पंत को छोड़ देना वो दूसरी बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर आप अपनी प्लेयर्स की फ्रेंचाइजी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और दिल्ली कैपिटल्स एज अ टीम हमेशा ये सफ़र करेगी कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हमेशा डाइल्यूट करेगी। दिल्ली कभी स्टेबल टीम बन ही नहीं सकती अनटिल अनलेस उसके ओनर्स नहीं क्लियर हों, आपके पास पिच की क्लैरिटी ना हो कि हम पिच कैसा बनाना चाह रहे हैं। तो देयर इज़ नो आइडेंटिटी टू दिल्ली क्रिकेट। सो टेक्निकली आपके पास दिल्ली सर्कल का बहुत बड़ा सर्किट था जिसमें आप अपनी क्रिकेट हिस्ट्री, क्रिकेट लेगेसी क्रिएट कर सकते थे, जो आपने नहीं किया। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब हुई भी है और वो अब लोगों को विजिबल भी होगी। एक साइड GMR आती है, दूसरे साइड पे आपके पास जिंदल का विजन है। रिजल्ट क्या होता है उससे कि एक मिक्स तरीके की स्ट्रैटेजीज है जिसका कोई एक तरीके का क्योटिक ऑप्शन दिखता है आपको, देयर इज नो कंटिन्यूटी इन दैट। और सबसे पेनफुल पॉइंट ये होता है, विराट कोहली हो गए शुरुआत से, चाहे श्रेयस अय्यर हो गए, चाहे मतलब मैं अभी तो मेरे इंस्टाग्राम के रील पे आया था कि कितने लेगेसी वाले प्लेयर्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक टाइम पे खेले हैं और कोई भी रिटेन नहीं हुए, कोई भी पूरी तरीके से 2 साल तक भी नहीं खेले। तो मतलब बैड टीम्स मैचेस हारते हैं, आइडेंटिटी लेस टीम्स जो है ना वो एराज को हार देते हैं। मतलब 20 साल से आपका कुछ नहीं हुआ है, एंड दैट इज़ दी हाई टाइम फॉर दिल्ली कैपिटल्स टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो फॉर्मेशन है वो तभी बन सकती है सही जब आप एक सर्टेनिटी लाओ अपनी टीम में, अपने ऑक्शन में, अपने पिचेस में, अपने ओनर्स में, और तभी कोई लाइन मिलेगी। तो आप मतलब बेलगाम के घोड़े बने हुए हैं, कुछ क्लैरिटी ही नहीं है कि किस तरह के हमें फ्रेंचाइजी क्रिएट करनी है अपनी दिल्ली सर्कल कह रहा हूँ। तो ऑफकोर्स गाने बन जाएंगे, नई नई चीज़ें हो जाएंगी, 1-2 सीज़न में अच्छा कर देंगे, फाइनल्स में पहुँच जाएंगे। आपने एक बहुत अच्छा क्लासिक काम किया था जब आपने श्रेयस अय्यर को लिया था, और उसको भी आपने लेट गो कर दिया जस्ट बिकॉज आपके ओनर्स चेंज हो गए। तो टेक्निकली आपने क्या किया, आपके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, इसकी वजह से आप हमेशा ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। हाँ,
अब बात करते हैं आरसीबी की। मुझे लगता है कि आरसीबी का नाम सुनते ही 2025 के बाद से एटलीस्ट, जब से पाटीदार इस टीम में आए और जो फ्रेंचाइजी टीम जो इनको बैक कर रही है, उससे एक चीज़ क्लियर है अब। और कल पाटीदार ने ये बात बोली भी थी कि वी आर कमिंग एट यू, मतलब दे आर नॉट डिफेंसिव, दे आर नॉट लाइक अ डिफेंडिंग चैम्पियंस, दे आर अटैकिंग चैम्पियंस, एंड दैट वाज categorically said by Rajat Patidar, which shows the intent of the players, which shows the intent of the management, which shows the how unified they are as a team, and that is what will make you win the matches, that is what will fetch you trophies of course. तो आरसीबी ने टेक्निकली फाइनली वो काम किया है जो आईपीएल टीम्स रेयरली करती हैं, खासकर उनकी खुद की टीम। दे ट्रस्टेड द कंटिन्यूटी, दे डिडंट डू एनी काइंड ऑफ पैनिक बाइंग, they didn't do any kind of obsession with the superstar culture. But what they did right was they went to the core principle of cricket, that they they had the core retention, they had their balance of the squad ready, they made sure that each player who was doing the job for them had the role clarity, there was a certainty to them. Team David knows, Virat Kohli knows what he is doing, Patidar knows what he is doing. Bethel got out, so for them, I forgot the name. Shit. So तो बेथल से पहले जो ओपनर थे वो थे उनके साथ, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, क्या था उनका नाम, मैं मतलब कैसे मैं बोल सकता हूँ, पिछले साल ही वॉज द वन हु डिड something right for technically whole season. So Phil Salt, yeah. So Phil Salt was the one who did everything right which he could have done for the team, but then again Phil Salt went out, they brought in Jacob Bethel was not doing well, they went with Venkatesh Iyer. Everybody knew that what they are trying to do, not that कि अगर वेंकटेश अय्यर को खिलाना है तो बीच में कहीं खिला दिए, कहीं उनको बीच लास्ट में बैटिंग कराने लगे ज़बरदस्ती बिना कोई वजह के. So they made sure that everybody has a designated role, and if something falls down, someone else is there to cushion everything that is there at the side, which makes their team categorically so well कि उनको पता है उनके टीम्स में कि उनको क्या चाहिए, वो किस तरीके की रोल क्लैरिटी डिफेंड करते हैं. डिफेंडिंग चैम्पियंस, टॉप ऑफ द टेबल. एक तरफ आपने हेजलवुड और भुवी को वापस से स्टेबल कॉम्बिनेशन को बनाया, उस अटैक को रहने दिया. मतलब विराट कोहली ने कितनी प्यारी बात कही थी कि व्हाट भुवी इज़ डूइंग एट दिस जंक्चर ऑफ हिज करियर, दैट ही इज़ हिटिंग दैट राइट लेंथ, ही इज़ पॉइंटिंग आउट इन टू राइट लेंथ, एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग कि ब्रो अगर आप मुझे यहाँ से मार सकते हो तो मार लो मुझे, बट ही इज़ नॉट ट्राइंग टू गिव यू एनी काइंड ऑफ ईजी फ्रीबीज. मुझे याद है मैच चल रहा था एंड वो बैट्समैन जो था वो टेक्निकली बहुत आउटलैंडिशली ऑफ में खड़ा था. तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू कि जैसे गिल हैं, तो गिल क्या होता है, गिल जो है वो अपने क्रॉस बैटेड शॉट जब ऐसे आता है बीच में, तो ये गैप बन जाता है. आप कई बार वो टेस्ट मैचेस में भी देखेंगे, एंडरसन उन्होंने आउट किया है, हेजलवुड ने भी आउट किया है, और बहुत बार उनको ऐसे आउट हुए हैं इंडियन पिचेस पे खासकर. जब वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलने जाते हैं तो बीच में गैप बन जाता है. उस गैप की वजह से क्या होता है कि आप भुवी जैसे प्लेयर जो है वो टेक्निकली स्विंग पोजीशन को अपने बैलेंस करना जानते हैं. सो ही हैज़ अ वेरी राइट कंट्रोल ऑफ हिज माइंड, ही नोज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. तो वो ये क्या करते हैं कि जनरली भुवी इज़ नॉट द वन हु गोज़ अवे फ्रॉम द स्टम्प टू डिलीवर द बॉल. आप अगर उस मैच में देखेंगे तो ही गोज़ स्लाइटली अवे फ्रॉम द वाइड ऑफ द ऑफ स्टम्प, वाइड ऑफ हिज स्टम्प, मतलब थोड़ा दूर जाते हैं अंपायर से, और वहाँ से वो डिलीवर करते हैं बॉल को. तो बॉल जितना वो इस तरफ आई, मतलब ये अगर बीच का लाइन है जहाँ पे स्टम्प है, तो वो बॉल यहाँ से डिलीवर कर रहे थे, विच इज़ वेरी अनयूजुअल ऑफ भुवनेश्वर कुमार. जब यहाँ से बॉल डिलीवर कर रहे थे तो बॉल जो है वो अंदर जाके और ज़्यादा स्विंग हो रही थी. तो टेक्निकली बैट्समैन को अगर लग रहा था कि वो यहाँ से मार सकते हैं, तो व्हाट ही डिड कि बॉल यहाँ पड़ रही है पर वो और कट रही है, तो टेक्निकली बॉल आखिरी मूवमेंट पे जो स्विंग कर जा रही है, जिसकी वजह से वो बैट और पैड के बीच में जो गैप बन रहा है उसकी वजह से बोल्ड हो जा रहा है. फिर आप देखेंगे कि जॉस बटलर आते हैं, तो जॉस बटलर के लिए वो वापस स्टम्प के पास आते हैं और वो एक अनसर्टनिटी
वाला जो लाइन होता है, जहाँ पे वो टप्पा खा के बॉल अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है। और जॉस बटलर, बीइंग जॉस बटलर एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, न्यू दिस, वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। इवन देन जब वो बॉल पड़ती है, वो हल्की सी बाहर जाती है, वॉज ट्राइंग टू डॉज द बॉल विद द ओपन फेस ऑफ द बैट टूवर्ड्स द कवर। बट जब वो बॉल हल्की सी बाहर होती है और जब वो गाइड करने की कोशिश करते हैं, हल्का सा बॉल टच करके बाहर चली जाती है और टच करते हुए पीछे विकेट कीपर पकड़ लेता है। विच शोज़ कि वो आदमी कितना अपने दिमाग के प्राइम लेवल ऑफ जीनियस पे आ गया है। वॉट ही इज़ ट्राइंग टू क्रिएट is giving a reassurance to himself that what he can do is the best, and whatever he can produce with that ball is the best, and that is the genius of such players. आप वेंकटेश अय्यर को देखिए, वो एक फ्लैशी एडिशन नहीं था कि मैं कोई ऐसे ताबड़तोड़ ओपनर लेते आता हूँ जिसकी वजह से पूरी सर्टेनिटी बदल दूँ या देवदत्त पडिक्कल को ओपन करा दूँ, क्योंकि 2020 में देवदत्त पडिक्कल ने 2 सेंचुरी मारी है ओपनिंग करके आरसीबी के लिए, और उन्होंने वो गलती नहीं की। उन्होंने प्लेयर्स के रोल को डिफाइन रखा, चेंज करने का कोई कोशिश नहीं किया कि ज़बरदस्ती जो 3 नंबर का खिलाड़ी उसे ओपन करवा दें और वेंकटेश अय्यर को फिर वापस कहीं बीच नीचे देख लेंगे और फिर विराट फिर नीचे पाटीदार भी 3 नंबर का नहीं। उन्होंने क्या किया, जिसका जो टेम्पलेट है, जो इस तरीके से बैटिंग कर रहा है, जिसको जो रोल डिज़ाइन है, जो जिसके लिए नेट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मैं उस चीज़ के रोल से नहीं बदलेंगे हम, चाहे जो हो जाए। दे आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग दैट इज़ मेड सर्टेन टू प्लेयर्स। और आरसीबी ने स्टार्स कलेक्ट करने के चक्कर में फंक्शंस कलेक्ट किए हैं, वो स्टार्स नहीं कलेक्ट किए हैं, और इसीलिए 2025 की ट्रॉफी भी उनकी बहुत प्लान थी। इट लुक्स लाइक अ सिस्टम एंड यू विल सी देम फेचिंग दिस टाइम एज वेल, बिकॉज दिस टाइम तो प्लेयर्स और टीम्स की बहुत एविडेंट गलतियाँ दिख रही हैं, और आरसीबी में ऐसी कोई गलती नहीं दिख रही है। दे जस्ट नो इट। मतलब आप विराट कोहली को देखिए, एट दिस पॉइंट ऑफ हिज लाइफ देयर इज़ नो पॉइंट दैट ही हैज़ टू प्रूव इन दिस फॉर्मेट, but he's doing so for the love of the franchise, for the love of his game, for the love of the format that he's playing. So everyone that he's been doing in the team is doing for just for pure love and passion of the team. चौथा आते हैं राजस्थान रॉयल्स पे। एक चीज़ और मुझे बोलनी थी। मैं जानता हूँ कि कई लोग, अश्विन ने भी कहा और बाकी लोग ने भी कहा कि श्रेयस अय्यर वॉज स्लाइटली अहेड ऑफ पाटीदार, बट सीइंग यस्टरडेज इनिंग्स ऑफ पाटीदार, जो उन्होंने पूरा तरीके से मैच ही क्रिएट बदल दिया। एवरीबडी इज सेइंग दैट दे विल पुट अहेड पाटीदार इन दैट जंक्चर, बट आई स्टिल फील अय्यर इज very slightly ahead of Patidar in terms of the franchise that he is leading, because Patidar has not, मतलब I assume that I mean I can be proved wrong of course, but I feel that Patidar has to not maintain or take care of the back channel things or things that are very outside of the cricket. Of course he must be doing, he's the captain of the team, but the amount of things that Iyer would have been doing, because he has only one person at the back end, which is Ricky Ponting. Other than Ricky Ponting, there is only one good person who is managing everything, is Shreyas Iyer on the field. बट फॉर आरसीबी आई फील दिनेश कार्तिक हुए, चाहे एंडी फ्लावर हो गए, ये सारे लोग पके हुए लोग हैं। दे नो इट, कैसे टीम को चलाना है, कैसे टीम को मैनेज करना है, कैसी चीज़ें लानी है। उनके एक और मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, इफ़ आई एम करेक्टेड रॉन्ग, वो जो जिनकी जो थोड़े से बॉल्ड हैं, मैनेजमेंट नेम्स अगर मैं सर्च करूँ, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। वो एंडी फ्लावर, दिनेश कार्तिक, हेड कोच, एग्जैक्टली, सो मो बोबट। तो मो बोबट इज़ टेक्निकली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और वो पूरे तरीके से मैनेजमेंट लेवल पे चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एंड ही नोज़ एवरीथिंग। सो मो बोबट इज़ टेक्निकली, मोहम्मद बोबट नाम है उनका। He's one of the director of RCB, and he's a Britisher technically. So he has worked with England cricket team, ECB 2019 के ODI वर्ल्ड कप के सूत्रधार थे एक तरीके से, पूरे तरीके से। He was instrumental for for England doing well. He came after 2024, and उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि he was the one who channeled this whole franchisee cricket वे ऑफ प्लेइंग, कि भाई हमें बॉल 1 से गोइन करना है, 400 के टारगेट बनाने हैं। जब 2018-19 में बात चलनी शुरू हो गई थी,
Not the matter of fact, he holds sports science and management from Nottingham Trent University, and he has done some crazy degree, has some crazy degree in sports sciences. He has some master in some sports directorship from Manchester Metropolitan University. So he was a lecturer and teacher of the sports. He has a lot of good things. He comes from a backing, and RCB pays them well, and he has maintained the structure for England cricket team. So yeah, I mean, he's also actually the head of the sporting intelligence at the Derby County fan club. So everything, he has a lot of experience in terms of managing players, and he has been chipped in for RCB. So चाहे जो रूट हो गए, चाहे जोफ्रा आर्चर हो गए, सैम करन हो गए, he was the one who found them. So technically he made players for the England cricket team, and technically who are serving for the world. तो ये उनका योगदान रह चुका है. So अब RCB इस समन जो इसने बैक एंड पे लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं, इसलिए पाटीदार का काम जो ऑन फील्ड पे होता है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम श्रेयस अय्यर जो जिस तरीके की मैनेज करते हैं. देखिए, कॉन्टेक्स्ट होता है, हर खिलाड़ी अपने लेवल पे अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, और हर आदमी वहाँ पे फिटेड है, तभी वो वहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं किसी तरीके से पाटीदार, ऑफकोर्स पाटीदार हैज़ डन एंड चेंज द फॉर्च्यून ऑफ द टीम इज़ रिमार्केबल एंड समथिंग दैट RCB विल रिमेंबर फॉर वेरी लॉन्ग. बट श्रेयस अय्यर ऑन द प्रेशर लेवल बहुत सारी चीज़ें बैक एंड पे मैनेज करते होंगे, ये मुझे लगता है. बात करते हैं अब राजस्थान रॉयल्स की. मुझे लगता है कि सबसे स्मार्टेस्ट टीम है IPL की एट द प्रेजेंट मोमेंट. बहुत अनप्रेडिक्टेबल फ्रेंचाइज है, बट इवेंचुअली क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट में बहुत तगड़े लोग हैं, चाहे वो संगकारा हो गए, चाहे विक्रम राठौड़ हो गए, एंड दे हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल क्रिकेटर विच इज़ वैभव सूर्यवंशी. उनका ये जो फाइंड रहा है, और जो उन्होंने ढूंढा उसको और उसको निकाला, उसको चेरिश किया. ये टीम पूरी एक डेटा पे चलती है. वो दिखता है कि वो किस तरह से डेटा को मैनेज करते हैं, ओपोनेंट के अकॉर्डिंग वो कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं. कभी कभार तो 20 प्लेयर उनके यूज़ हो जाते हैं. इम्पैक्ट प्लेयर का अनकन्वेंशनल यूज़ करना, जोफ्रा आर्चर को एक तरीके से पिंच हिटर बना देना एंड में. बट it seems like a pure chaos, but they have a calculated chaos. They know what they are doing it. जडेजा और करन का ट्रेड करना, फ्लेक्सिबल कॉम्बिनेशन को रखना, एंड यू नो व्हाट, एवरीबडी वाज सेइंग कि इट इज़ नॉट अ गुड ट्रेड, बट जडेजा फॉर मी हैज़ पेड मोर ऑफ टू RR दैन CSK. एंड जो इनको लग रहा था कि अच्छा ट्रेड है CSK का संजू सैमसन को लेना, मुझे लगता है उससे बढ़िया ट्रेड था कि जडेजा को चिप इन किया गया. जडेजा ने हर उस जगह पे जब उनको ज़रूरत पड़ी थी उन्होंने पूरे काम किया है. इट इज़ टेक्निकली हॉर्सेस फॉर कोर्सेस वाला स्ट्रैटेजी था, थ्योरी था. दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलराउंड डेप्थ, वेदर दे इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स दे हैव. तो होता क्या है, जब आपके पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा होते हैं, अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा प्लेयर्स में होती है, तो आपकी टीम के पास ना फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आ जाती है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैप्टन और मैनेजमेंट जो है वो सेम पेज पे दिखते हैं. तो क्रिकेट में ना अलाइनमेंट अंडररेटेड होता है, पर किसी भी प्लेयर्स या किसी भी फ्रेंचाइज या किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ टीम जो अच्छा करिए, आप अगर उनसे पूछेंगे कि क्या चीज़ मैटर करती है लॉट, इवेंचुअली वो कहेंगे कि मैनेजमेंट का, प्लेयर्स का, कोचेस का सेम पेज पे होना एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है. और मुझे लगता है कि RR ने बिल्ड किया, और मुझे लगता है वो फाइनल्स में भी जाएंगे. एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सारी टीम्स जो खेल रही हैं और जो टीम्स पीछे रह गई हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन की. हमें एक चीज़ समझ में आया हुआ होगा कि क्लैरिटी बहुत सुपर पावर चीज़ होती है. जो टीम्स अगर क्लैरिटी से चीज़ों को मैनेज करना जानती हैं, वो आप देखेंगे कि लंबे फॉर्मेट में, लंबे समय पे वो फ्लेक्सिबल भी रहेंगी, वो अडेप्ट भी कर लेंगी अपने फॉर्मेट को. देखिए, हर प्लेयर, हर खिलाड़ी, हर मैनेजमेंट एक टेम्पलेट फॉलो करना चाहते हैं. प्रॉब्लम कभी टेम्पलेट में नहीं होती है कि किस तरह का आप गेम खेलना चाहते हैं, पर क्या उस टेम्पलेट को खेलने के लिए आपके पास वो अवेयरनेस या समझदारी है जिस पे आप उस टेम्पलेट का सेटबैक को मैनेज करने के लिए, या जो हार्ड पॉइंट्स है उसको मैनेज करने के लिए, क्या वो कुशन क्रिएट कर पा रहे हैं कि नहीं. RCB, RR जैसी टीम्स ये चीज़ कुशन को मेंटेन कर पा रही है. खासकर RCB, RR तो नेचुरली बहुत अनप्रेडिक्टेबल टीम है, बट RCB तो इस चीज़ को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखती है. तो इवेंचुअली आप देखेंगे कि क्लैरिटी जो होती है वो बहुत सुपर पावर होती है, जिसको बाकी टीम्स इग्नोर कर रही हैं, जिसको बाकी टीमें नहीं समझ पा रही हैं कि आपको हार्ड पॉइंट्स के लिए, हार्ड मेजर्स के लिए भी कुशनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी. आपको एक लेंथ पे चीज़ें चलानी होगी. जैसे मुझे अभी भी लगता है कि
जिस तरह की बैटिंग आज हो रही थी वैभव सूर्यवंशी से, वो वन ऑफ द जीनियस बैटिंग है। आप आराम से स्कोर को 280 290 तक खींच सकते थे जिस तरह की उस बंदे ने बैटिंग करके गया है। अगर थोड़ी सी स्ट्रीट स्मार्टनेस ये दिखा देते कि आप जोफ्रा आर्चर को 3 नंबर पर भेजते, क्यों नहीं, रिस्क लेते हैं ना, क्या चला जाएगा, एक बार रिस्क लेते हैं आप 3 नंबर में भेजते जोफ्रा आर्चर को, और कहते कि जो मोमेंटम को बना हुआ है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, बहुत तगड़ी बैटिंग चल रही थी, एक आदमी ने मोमेंटम डाउन कर दिया अगली वाली टीम का, उसके बॉलर्स का लेंथ और लाइन बिगाड़ के रख दिया है। जोफ्रा आर्चर को बस उस चीज़ को चैनलाइज करना था, एंड जोफ्रा आर्चर इज़ अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, वेस्ट इंडियन फ्लेवर का बाजू है, ही कैन एक्चुअली ब्रिंग समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नेचुरल टू योर टीम, और वो लाया जा सकता था। पर वही है कि उतना रिस्क, उतना चीज़ें, जैसे मुझे याद है अभी भी सीएसके ने मोइन अली को 3 नंबर पर बैटिंग करा के पूरा वो आंकड़ा ही बदल दिया था। तो क्योंकि मोइन अली 2023 में आके 21 में आके बस वो मार रहे थे कि ही न्यू व्हाट ही इज़ डूइंग, और वो हिट कर रहे थे बॉल को, और वो मोमेंटम को रुकने नहीं दे रहे थे। अगर ऊपर से गायकवाड़ या फैफ डु प्लेसी आउट हो जा रहे थे तो उस तरीके की मोमेंटम को क्रिएट करने से आपका क्या होता है, टीम का मोमेंटम बना रहता है, 280 290 का टारगेट कहीं नहीं जाता था। पर उस तरीके का रिस्क आपको लेना पड़ेगा, आपको कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा क्रंच डाउन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि टीम के हित में क्या जा रहा है। वही सेम चीज़ गंभीर ने भी किया कि उन्होंने नरेंद्र से ओपनिंग करवा दिया और पूरी टीम का एक लाइन लेंथ और फ्रेंचाइजी का माइंडसेट ही बदल दिया पूरी तरीके से। मुझे लगता है बहुत लोग बात नहीं करते हैं, और इस पर हम आगे बात करेंगे कभी, पर मुझे लगता है धोनी और गंभीर स्ट्रक्चरल लेवल पे सेम तरह के कैप्टन हैं, सेम तरह का माइंडसेट है, सेम तरह की टेंडेंसी पे वो चीज़ें करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि विजुअल पॉइंट्स पे उनकी इतनी सारी क्या बोलते हैं, डिसएंगेजमेंट दिख गई है कि लोग कभी बिलीव नहीं कर पाते हैं। और दोनों के पास वो स्ट्रीट स्मार्टनेस, दूसरों के पास इम्प्रॉम्प्टू सोचना, फ्लेक्सिबल विद देयर थॉट्स होना, और ऑन पॉइंट डिसीजंस लेने का जो स्ट्रीट स्मार्टनेस है, वो दोनों का बहुत सेम है, और दोनों उस टेम्पलेट को फॉलो भी करते हैं। आप बहुत सारे आज 14-15 के मैचेस उठा के देखिए, जो चीज़ें गंभीर ने की उस समय पे कोई सोच भी नहीं सकता था। 5-6 मैच हार गए थे, अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, और फिर जाके टाइटल जीत जाना। 2010 में भी सीन हुआ था महेंद्र सिंह धोनी के पास, और सब लोग बोल रहे थे कि ये टीम के पास सब कुछ है, पर ये लोग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, टीम इंडिया के कैप्टन हैं। और फिर वो एक मैच इरफान पठान वाला ओवर, वो वहाँ से फिर IPL जीत गई, और 11 में भी जीती, और सेम चीज़ गंभीर के साथ भी हुआ। फिर वो गंभीर फिर 2013 में जीती, फिर 2014 में भी जीते। तो उस तरह का टेम्पलेट बनाना, उस तरह की चीज़ें करना, दोनों का जो तासीर है, जो कोर लेवल पे जो सोचने का तरीका है, बहुत सिमिलर है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने लगना। मुझे याद है धोनी जब बैटिंग करने आते थे तो गंभीर एक स्लिप लगा देते थे, और शॉर्ट कवर लेग पे एक फीटर लगा देते थे कि उनकी बैटिंग को थोड़ा सा डोमिनेट करने के लिए, मेंटली उनको चार्ज करने के लिए, चैनल करने के लिए। तो उस तरह की चीज़ें करना, बहुत ही ईगो के साथ खिलवाड़ करना, अगले की ईगो चैनलाइज करना, वो बहुत बड़ा फैक्टर बनता है जब आप लॉन्ग टर्म क्रिकेट में मैनेजमेंट लेवल पे आप देखते हो। बहुत चीज़ें डेटा आपको नहीं बता सकती हैं, बहुत चीज़ें डेटा नहीं क्रिएट कर सकती हैं, पर इनप्रॉम्प्टू लोगों की साइकी से खेलना एक स्मार्ट कैप्टनसी होती है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें अगर एमालगमेट हो जाएँ तो बहुत अच्छा चीज़ देखने को मिल सकता है। पर अब टीम्स बहुत डेटा ड्रिवन हो गई हैं, कैप्टन्स भी बहुत डेटा ड्रिवन हो गए हैं, उतनी आपको स्मार्ट कैप्टनसी फील्ड पे दिखती नहीं है कि कुछ चेंजेस कर दें। बहुत सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट के तौर पे सेट होके आता है वही सेट होता है, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। पर हाँ, उसका भी मज़ा है अलग देखने का कि डेटा किस तरह से चलता है, ऑप्शन पे कैसे लोग स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कैसे एक प्लानिंग होती है, और एक चीज़ का कितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थॉट निकाल सकते हैं, विच इज़ रिमार्केबल टू सी। तो आज के लिए बस इतना ही, पर समझेंगे और इस बात को कंटिन्यू करेंगे कि कितनी और तरीके की फिलॉसफी होती है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैलेंस कैसे बिल्ड होता है किसी और दिन के लिए। थैंक यू सो मच।